नमस्कार दोस्तों। भारत की न्यायिक व्यवस्था एक बहुत ही विस्तृत और सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था है, परंतु इस न्यायिक व्यवस्था पर समय समय पर कई तरीके के प्रश्न उठते रहे। आज इस न्यायिक व्यवस्था ने जो डिसीजन दिया, जो निर्णय दिया, वो कुछ ऐसा था जो लगातार उठ रहे प्रश्नों का सटीक और बहुत सरल जवाब था। जिस जवाब की मैं बात कर रहा हूँ, ये जवाब न्यायालय ने अपने एक बड़े ही विचित्र फैसले से दिया। इस फैसले को विचित्र इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आज से पहले भारत की न्यायिक व्यवस्था में ऐसा कोई भी फैसला सुना नहीं गया। बात है अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की। इस अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जो 49 लोगों के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही चल रही थी, इस न्यायिक कार्यवाही में इन 49 लोगों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। आज से पहले भारतीय न्यायिक व्यवस्था में ऐसी कोई घटना नहीं सुनी गई, कोई रिकॉर्ड ऐसे अपने को नहीं मिलते। पहले जब भारत राजाओं के अधीन था, मुगलों ने यहाँ शासन किया, ब्रिटिश सरकार में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहाँ एक साथ इतना बड़ा कोई डिसीजन लिया गया हो, परंतु स्वतंत्र भारत में ये घटना एकदम नई है और बहुत विचित्र है। इस घटना का होना इसलिए ज़रूरी था, आए दिन किसी ना किसी देश की तरफ से भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र किए जाते हैं। ये जो षड्यंत्र भारत के खिलाफ किए जाते हैं, इनमें सबसे बड़ा नाम आता है पाकिस्तान का। ठीक वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ही कुछ अमानवीय तत्व जिन्होंने ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया, उनमें से कुछ 10 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उनमें से किसी एक या किसी दो को फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी और उसमें भी एक बहुत लंबा प्रोसेस लगता था, बहुत डिले होता था। डिले इस केस में भी हुआ। ये केस करीब 13 साल से चल रहा था और 13 साल से चल रहे इस केस में अचानक एक इतना बड़ा फैसला निकल के आया, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक्चुअल में ये केस है किस बात का? अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए 26 जुलाई 2008 को। 26 जुलाई 2008 को 21 धमाके हुए और ये 21 धमाके अलग अलग 20 जगहों पर प्लांट किए गए थे। जिन 20 जगहों पर ये प्लांटेशन हुआ, ये बहुत ही प्रमुख और बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग वाली जगह थी, जिन जगहों को इन टेररिस्ट ने अपना टारगेट बताया। इस घटना में 56 लोगों की जान गई और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। जिन 56 लोगों की जान गई, ऐसा कहा जाता है कि इतना गंभीर ये मामला था या इतना गंभीर विस्फोट हुआ कि इन 56 लोगों का पोस्टमार्टम करीब 3 दिन तक चला। आप इस बात की गंभीरता को समझें, 3 दिन तक जो डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम चलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। परंतु ऐसा हुआ, कुछ विशेष तथ्य निकाले गए। जो 200 से अधिक लोग घायल हुए, इन्हें भी रिकवर होने में बहुत लंबा समय लगा। फिजिकली ये लोग फिट हो गए, पर मेंटली आज भी इनके दिमाग में वो धमाके गूंज रहे होते हैं। इनकी आत्मा आज भी एक सिकन में है, एक डर में है कि आखिर वो उस घटना के गवाह क्यों बने। अब सवाल ये आता है कि ये सीरियल ब्लास्ट किए किसने थे और इसके पीछे का मकसद क्या था। घटना होने के 5 मिनट पहले ही इंडियन मुजाहिदीन हरकत उल जिहादी अल इस्लामी ने इस घटना के बारे में जो पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स थे, उनको एक ईमेल भेजा और कहा कि हम ऐसा कर रहे हैं। और उसके पीछे का कारण इन्होंने ये बताया कि हम गोधरा कांड का बदला लेना चाह रहे हैं। गोधरा कांड एक बहुत ही विस्तृत घटना थी, परंतु थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। जो कार सेवक अयोध्या से लौट रहे थे, अयोध्या से लौटते वक्त जिस ट्रेन में वो कार सेवक बैठे थे, कुछ अपने परिवार के साथ थे, कुछ अपने बच्चों के साथ थे, उनसे भरी हुई इस ट्रेन के एक डिब्बे में कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनके द्वारा आग लगा दी गई और कई कार सेवक जिंदा जल गए। इस घटना का बदला लेने के लिए हिंदू कम्युनिटी के लोग इस बात के ऊपर वापस उजागर हुए और हिंदू मुस्लिम राइट्स की एक व्यवस्था बनी। इस हिंदू मुस्लिम राइट्स के अंदर कई हिंदू भाइयों ने अपनी जान गंवाई और कई मुस्लिम लोगों ने भी अपनी जान गंवाई। ये एक इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन था। इस इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद
एक ऐसी घटना होना जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि हम उस गोधरा कांड का बदला लेने के लिए ये सीरियल ब्लास्ट करा रहे हैं, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इसमें कोई रिलीजियस पॉलिसी ज़रूर शामिल होगी। कई सारी कॉन्स्पिरेसी इसके ऊपर चली, कई सारी कॉन्स्पिरेसीज बनी। अब हम ये जानेंगे कि आखिर इतने बड़े ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कहाँ से हुई। इस पूरी घटना का रोडमैप केरल से तैयार हुआ। केरल के जंगलों में इसकी पूरी प्लानिंग हुई। कुछ लोकल टेररिस्ट भी इसमें शामिल किए गए। बड़ी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह सारी तैयारियां की गई। जिस जगह पे ये ब्लास्ट होने थे वहाँ के लोकल टेररिस्ट को किसी को बाइक के थ्रू, किसी को साइकिल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाया गया। केरल में ये जो प्रमुख आतंकवादी थे, इन प्रमुख आतंकवादियों को ट्रेन के रास्ते अहमदाबाद पहुंचाया गया। यहां आके इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। मुख्य रूप से इस इंडियन मुजाहिदीन के भटकल बंधु और कुछ उस्मान रहमान जैसे लोग इसके प्रमुख सूत्रधार थे। इस इतनी बड़ी घटना के प्रमुख सूत्रधार भटकल बंधु थे। इन्होंने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली। इस घटना के बाद सूरत पुलिस ने 82 गिरफ्तारियां करवाई। इन 82 गिरफ्तारियों में से 3 आतंकवादी अलग अलग स्टेट्स में सजा काट रहे हैं, भारत के ही राज्यों में। एक आतंकवादी सीरिया फरार होने में कामयाब हुआ और कुछ जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान शेल्टर लेने में भी कामयाब हुए। एक आतंकवादी का तुरंत एनकाउंटर कर दिया गया। बाकी लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए। पहला केस दिसंबर 2009 में दर्ज किया गया। 1163 बयान लिए गए, 1237 गवाहियां हुई, 6000 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और 51 लाख पन्नों की 52 चार्जशीट तैयार हुई। इस बात से आपको इस केस की गंभीरता का अंदाज लगेगा कि आखिर किस तरह से ये केस कोर्ट के सामने इतना मजबूत किया गया कि कोर्ट विवश हुई ये फैसला देने में कि 38 लोगों को फांसी और 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। हालांकि ये न्याय थोड़ा देरी से आया, परंतु न्याय बहुत सटीक आया। इस न्याय की बहुत बड़ी आवश्यकता थी इस देश को और न्यायिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं सुदृढ़ होने के लिए इस तरीके के फैसले लेने पड़ेंगे। इस घटना में इन टेररिस्ट पे जो चार्ज लगाए गए, आईपीसी की धारा 302 के तहत इनके ऊपर चार्ज लगे, सुनवाई हुई। जो मेजर विक्टिम्स थे उनको 50,000 रुपये और जो माइनर विक्टिम्स थे उन्हें 25,000 रुपये आर्थिक मदद देने की घोषणा भी हुई। उन लोगों पे भी जुर्माना लगा जो इस केस में शामिल थे। बहुत बड़ा आर्थिक रूप से उनको जुर्माना सरकार को देना पड़ेगा, जिससे कि वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं बिगड़ी उन्हें सुधारा जा सके। हालांकि संपूर्ण रूप से वो चीज़ें नहीं सुधर सकती। ये दिन, ये तारीख जो लोगों की यादों में बस चुकी है कि इस दिन इतनी बुरी घटना को अंजाम दिया गया था, ये यादें लोगों के दिमाग से और इतिहास से नहीं मिटाई जा सकती। न्याय प्रणाली जो है, उस न्यायिक प्रणाली ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देश के सामने रखा, लेकिन इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए अभी कुछ समय और लगेगा। इन लोगों की फांसियां होंगी। उससे पहले भारत में कई और नए अलाप लिए जाएंगे, कई नए राग अलापे जाएंगे, जिनमें सबसे बड़ा राग मानवाधिकार आयोग की तरफ से आएगा। इतने दिनों से शांत बैठे ह्यूमन राइट कमीशन को एक नया काम मिलेगा। जो इतने दिनों से, इतने लंबे समय से बेरोजगार थे, उनके पास कोई काम नहीं था कि आखिर क्या किया जाए। अब अचानक से उन्हें ये बात याद आएगी कि यही आतंकवादी जो हैं ये भी इंसान हैं, ये मानव हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन के कई लोग प्रोटेस्ट करेंगे, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स में कॉलम आएंगे। कुछ विशेष बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो ये कहते आपको कहीं ना कहीं सुनाई देंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी किया वो मेंटली डिस्टर्ब थे। कईयों को तो ये भी कहा जाएगा कि जिन्होंने बम ब्लास्ट किए वो पागल थे और उन्होंने दिमागी संतुलन खोते हुए इस घटना को अंजाम दिया। तो कोर्ट में अपील की जाएगी कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए। राष्ट्रपति तक भी इस बात के लिए कई एप्लीकेशंस दर्ज होंगी कि ये तो माफ़ी के लायक हैं और इंसान को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। परंतु भारत के राष्ट्रपति जैसे प्रणब मुखर्जी ने इसके ऊपर कई अच्छे एग्जाम्पल सेट किए थे और जिन लोगों को फांसी सुनाई गई थी उनकी
माफ़ी याचिकाओं को निरस्त करते हुए उन लोगों को फांसी तक पहुंचाया गया। वैसे ही ये 38 लोग भी जल्द ही फांसी तक पहुंचेंगे, ऐसी कामना के साथ आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।